उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ा। प्रीतम सिंह गुट और हरीश रावत गुट आमने सामने। कांग्रेस ने कहा जल्द साफ होगी तस्वीर। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी सौगात। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पारित किया 67.22 करोड़ रुपए का बजट। बैठक में हुए कई अहम फैसले। चुनाव के बाद शुरू हुए महंगे दिन। पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे बढ़े। अब 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे बढ़े। पेट्रोल 99 रुपये पहुंचा। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने 1 अप्रैल तक सरकार से मांगा जवाब। कोरोना महामारी के दौरान बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला। फिल्म की शूटिंग के लिए डोईवाला पहुंचे अमिताभ बच्चन। एयरपोर्ट टर्मिनल पर फैंस ने खिंचवाई फोटो। 200 लोगों की टीम भी रही साथ। जंगलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। पहाड़ों तक तपिश। खुशनुमा मौसम के लिए लोग जा रहे दूसरी जगह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंडी खबरों में आगे बात करेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। शाम 7:30 बजे लोक भवन में होगी हाई लेवल मीटिंग। तो वक्त जो है 7:30 बजे का वो हो चुका है। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। अपर मुख्य सचिव गृह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग में शामिल होंगे। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को भी मीटिंग में बुलाया गया है। बहुत अहम है ये मीटिंग। जो पेपर लीक हुआ है अंग्रेजी का आज यूपी बोर्ड का, मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। पेपर लीक मामले में एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक अहम बैठक को शाम 7:30 बजे बुलाया गया है। जल्द ही ये बैठक शुरू होने वाली है। बस कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। पेपर लीक मामले को लेकर ये अहम बैठक बुलाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लोक भवन में हाई लेवल मीटिंग होगी। अपर मुख्य सचिव गृह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर में लोक भवन में हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वहां पहुंचे हैं। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को भी मीटिंग में बुलाया गया है। मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। पेपर लीक मामले में एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। लोक भवन में यह मीटिंग शुरू होने जा रही है। तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जो सभी जिले के जो डीएम हैं वो वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। लोक भवन में इस मीटिंग का आयोजन है। आज यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर आज लीक हो गया, जिसके बाद से 24 जिलों में अंग्रेजी की जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया और उसके बाद लगातार एक्शन में है सरकार और उसी के चलते इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए। दिनेश, बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। क्या लगता है इस बैठक के बाद कुछ और नाम सामने आ सकते हैं? जैसा भी हमने देखा थोड़ी देर पहले ब्रिजेश मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक से पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को हिरासत में ले लिया एसटीएफ ने। अब उसके बाद कार्रवाई जब अपर लेवल के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग जो मुख्यमंत्री ने बुलाई है, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी एसटीएफ, अपर मुख्य सचिव गृह, मुख्य सचिव सहित तमाम आला अधिकारी जब बैठक में आएंगे, मुख्यमंत्री की मंशा को समझते हुए अधिकारी उस पर एक्शन लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के मंशा को समझते ही अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि न्यूज के दर्शक देखे होंगे कि जैसे ही पेपर लीक हुआ अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए हैं। उस मुख्यमंत्री का
आदेश आने से पहले अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हो गए और मामले को बिना लीपापूर्ति किए, बिना देरी किए उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। डीआईओएस पर संदेह था उनको, क्योंकि उनका नाम पहले भी कई बार भ्रष्टाचार हो या भर्ती मामला हो, उसमें उनका नाम लगातार आया था। अधिकारियों से कहीं न कहीं इस मामले में चूक हुई थी, तो उनको तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों ने उनको सस्पेंड किया। उसके बाद बर्खास्त करने के बाद एसटीएफ ने उनको हिरासत में ले ली। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या डीआईओएस के अलावा भी जो बड़े अधिकारी हैं इस मामले में, जिनकी थोड़ी भी संलिप्तता है, उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि दिनेश बिल्कुल, और कई सारे जो डीएम हैं, सभी जिलों की जो जानकारी मिल पा रही, उनको भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जोड़ा गया। इसको लेकर क्या समझे, क्या डीएम भी जिम्मेदार हैं? ये पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर चूंकि जिले का मुखिया होता है डीएम, उसकी जिम्मेदारी बनती है मॉनिटरिंग की। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बताया ना, मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा पहले ही क्लियर कर दी है। सभी 24 जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री की इस हाई लेवल मीटिंग में जुड़ेंगे। अब उसमें मुख्यमंत्री सीधा सवाल जवाब करेंगे उन अधिकारियों से, वो चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो या एसएसपी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों से डायरेक्ट दिनेश, ये माने कि कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि अगर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन डीएम को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी बाहर निकलकर जो मॉनिटरिंग है उसको करे, ताकि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, ये माने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शैलेंद्र आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है और वही चेतावनी देंगे। चूंकि भी पेपर का शुरुआत हुआ है, 4 से 6 पेपर ही, 3 से 4 पेपर ही हुए हैं। अब ऐसे में अगर ये लगातार पेपर लीक हो रहा है, वनडे एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, जबकि मुख्यमंत्री लगातार इस पे अधिकारियों को आदेश। एक खबर ये भी आई थी कि एसटीएफ जांच कर रही है, तो हमें भी पता, आपको भी बताया, और खबर ये भी आई रासुका के तहत कार्रवाई होगी, जो जिम्मेदार लोग हैं। तो ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद हिरासत में लिया गया है। अगर वो दोषी हैं तो क्या उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होगी, और जो बाकी लोग नाम सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल शैलेंद्र, आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने, मैं जैसा शुरू में भी बोला था, जब ये पेपर लीक हुआ है उस दौरान भी मैंने बोला था कि मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि मैं जो लाइन खींच रहा हूं उसी पे कार्रवाई करूंगा। जो चाहे उसमें बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, कार्रवाई सबके साथ एक जैसी होगी। वो चाहे डीआईओएस हो या डीएम हो या पुलिस अधीक्षक हो, जो भी अधिकारी, या एसीएस हो या सचिव हो या डायरेक्टर हो, जो भी इस मामले में सम्मिलित किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से किसी भी अधिकारी की थोड़ी बहुत भी संलिप्तता पाई जाएगी, उस पर यही कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने सीधा एसटीएफ को यह आदेश दिया था, जांच करने के बाद जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा अब ये सूचना आ रही है कि जो हाई लेवल की मुख्यमंत्री की मीटिंग है, उसको जांच को एसटीएफ को और फोर्स देकर उसको त्वरित जांच कराएंगे। चूंकि पेपर का डेट फाइनल हो गया है, जो आज पेपर कैंसिल हुआ है, तो अब अपर लेवल के अधिकारी हैं, जैसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, डीजी एसटीएफ सहित सभी अधिकारी अब यह निर्णय लेंगे, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करेंगे, और जो भी इस मामले में कहीं न कहीं से बिल्कुल, और बैठक के बाद हो सकता है और भी नाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी रडार में आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई लखनऊ में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। योगी आदित्यनाथ की शुरू हो चुकी, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो पेपर लीक हुआ है अंग्रेजी का, उसको लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की गई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से मौखिक तौर पर पूछा कि अभी क्या सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कोई नई एसओपी जारी की है, 1 अप्रैल तक कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अंतिम सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता SN बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता CS रावत ने कोर्ट को जानकारी दी। बंद करो ईवीएम की चेकिंग करो, ईवीएम की चेकिंग बंद करो गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। भाजपा सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, गैस सिलेंडर सस्ता करो, बंद करो ईवीएम की चेकिंग करो, ईवीएम की चेकिंग बंद करो गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। भाजपा सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, गैस सिलेंडर सस्ता करो, बंद करो ईवीएम की चेकिंग करो, ईवीएम की चेकिंग बंद करो गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। भाजपा सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन विपक्ष द्वारा महंगाई के मुद्दे को लेकर सवाल उठाया गया, जिसके जो नियम 58 के तहत सुना जा रहा था। विपक्ष के सवालों का सही जवाब न मिलने पर विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा किया, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। वहीं सदन से बाहर आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि महंगाई अपनी चरम पर है, खास तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बावजूद इसके सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में कहीं भी ऐसा नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है महंगाई को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। स्टील और सीमेंट की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है और हम इस विषय को सदन के अंदर लाए थे। हम समझते थे कि सरकार संवेदनशील होगी और निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाने का काम करेगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार की ओर से उत्तर आया तो स्वाभाविक बात है, मैं कह सकता हूं कि आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इस महंगाई से आप भी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है, ना तो सरकार को पेट्रोल के दामों में महंगाई दिखाई दे रही है, डीजल के दामों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, गैस के दाम में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, खाद्य पदार्थों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। तो जो महंगाई से आमजन हाहाकार कर रहा है और सरकार कहती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नियंत्रण में है, तो सरकार का जो जवाब था उससे की वजह से हमें वेल में जाना पड़ा और अध्यक्षा जी को जो है सदन स्थगित करना पड़ा और सदन स्थगित होने के बाद हम आपके बीच में हैं। खबर देहरादून से है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आए थे, जिसमें राज्य में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी दल बन के उभरी थी। वहीं बीजेपी को जीत मिली थी और पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आई है, लेकिन
कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है। प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है, बावजूद इसके कांग्रेस ने अभी तक किसी का नाम नहीं फाइनल किया है और प्रीतम सिंह गुट और हरीश रावत गुट नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी नहीं हुआ है, नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं हुआ है और 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के अध्यक्षों से माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और उसके बाद और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात सभी कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। वहीं इस बार विभाग बंटवारे में कई फेरबदल नजर आए हैं। विभागों के बंटवारे के बाद हमारे संवाददाता दानिश अली ने कैबिनेट मंत्रियों से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात सभी विभागों का बंटवारा कर दिया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जो है विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, आपको भी जो है विभाग दे दिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर देखिए, सबसे पहले धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 4 विभागों की जिम्मेदारी मुझे दी है, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, स्किल डेवलपमेंट है और शुगर केन 4 विभाग हैं। और आज सुबह ही मैंने कल रात विभाग आवंटित किए गए और आज सुबह ही मैंने अपने आवास पर 2 कंसर्न डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट और एनिमल हस्बेंड्री के लोग थे। उनसे मैंने एक ओवरव्यू लिया है पूरे विभाग का कि क्या है, क्या इसमें काम हो सकता है, क्या आज तक किया गया है। और ये बहुत अच्छे विभाग हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों को, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, हमारी मातृ शक्ति को सशक्त करने के लिए। और मुझे अभी बताया, जैसे पता चला है मोटा मोटा जब मैंने इनसे बात करी है, कि जो हमारे यहाँ ट्राउट फार्मिंग है एक बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये उभर कर आई है और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें ट्राउट फार्मिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत सारे युवाओं ने रिवर्स पलायन करके गांव में जाके ट्राउट फार्मिंग शुरू करी है। 1800 से लेकर 2000 रुपये पर किलो पे उनकी ट्राउट बिक रही है, हिमालयन ट्राउट जो है। तो लोगों को रोज़गार भी मिला और लोग रिवर्स पलायन भी, हमारा जो एक सपना है कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो, वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन विभागों के द्वारा युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए और मातृ शक्ति को सशक्त बनाया जाए। चीनी उद्योग और गन्ना विकास सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में हमेशा कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनको लेकर क्या फोकस रहेगा? सर देखिए, मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो चीनी मिल से प्रभावित है। सितारगंज में चीनी मिल है, हमारे यहाँ बहुत गन्ने का उत्पादन बहुत है। और 17 में जब हम सरकार बनाकर आए तो मेरे यहाँ की सितारगंज की चीनी मिल की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको बंद कर दिया गया था और मैंने लगातार संघर्ष किया 4.5 साल। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूँगा, इन्होंने उस चीनी मिल को वापस शुरू किया। उत्तराखंड की अकेली ऐसी चीनी मिल थी जिसको सरकार ने बंद करके वापस शुरू किया। और गन्ना किसानों से मेरी बहुत बार वार्ता हुई है, मेरे साथ लगातार चर्चाएं हुई, सदन में हमने सवाल उठाए, विपक्ष भी उठा रहा था, हम भी उठा रहे थे, क्योंकि गन्ना विभाग एक ऐसा विभाग है जो लगातार सुर्खियों में रहता है और वहाँ पे लोगों का बकाया को लेके, चीनी मिलों की कंडीशंस को लेके वो हमेशा चर्चा में रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है गन्ना किसानों के साथ वार्ता करने का, जो संघर्ष करने का, चीनी मिल को शुरू कराने का, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मुझे मदद करेगा इस विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और मैं सारे अपने किसान भाइयों को वादा करता हूँ कि जो भी समस्याएं हैं उनका निदान होगा और आपकी समस्याओं के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कौशल विकास जो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, माना जाता है कि वो सभी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं और कौशल विकास को खास करके, तो किस तरह से इसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाने का, क्योंकि पलायन भी लगातार हो रहा है, उसको लेकर किस तरह का व्यू है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी विभाग है कौशल विकास। और माननीय मोदी जी का जैसा आपने बताया ड्रीम प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट। कोई भी काम अगर हम करने जाएंगे, कोई भी नौकरी हम ढूंढने जाएंगे, स्किल होनी ज़रूरी है आज के ज़माने में।
और अगर सरकार, मोदी जी का वो सपना भी है स्किल डेवलपमेंट, और हमारे जो मोटा जो मुझे सुबह पता चला कि पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार में वो फंड यूटिलाइज शायद नहीं हो पाया, कोविड के कारण वो फंड में यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने कल समीक्षा बैठक बुलाई है सारे विभागों की, उसमें पूर्ण रूप से उस पर चर्चा होगी और आप देखिएगा कि इन 5 सालों में आपको स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छी चेंजेस दिखेंगे। तो ये थे हमारे साथ सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो विभाग उनको दिए गए उनके क्षेत्र में वो पूर्ण तरीके से और पुरजोर तरीके से काम किया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, कौशल विकास रोजगार योजना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा खास कार्यक्रम या खास काम किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विभागों के बंटवारे हो चुके हैं, इस बार क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य भी है, लेकिन वन विभाग के कारण आम जन को परेशानी न हो, पहले तो ये इंश्योर करेंगे कि वो वन विभाग आम जनता के हितों के लिए हर्डल न बने। दूसरा, गर्मी का मौसम है, फॉरेस्ट फायर के केसेस आते हैं। मैंने आज स्पष्ट रूप से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि इसमें ये निर्देश जारी कर दिए जाएं कि अगर जहाँ पर भी जंगलों में आग लगेगी वहाँ सीधे संबंधित डीएफओ उसके लिए अकाउंटेबल होगा, ताकि और साथ ही साथ वनाग्नि को रोकने के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उसके लिए धन निर्गत करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोक करके आम आदमी के जीवन को और जंगलों को बचाया जा सके। तीसरा, भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिए कहा है, और अगर कुछ आदमी किसी के खिलाफ अगर जांच सिद्ध हो चुकी है तो मैंने कहा तत्काल ऐसे अधिकारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की फाइल को चलाना प्रारंभ करें। ऐसे लोगों को विभाग में नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। अगर कहीं पर वन विभाग की जमीन पर बड़े लोगों के द्वारा कब्जा होगा तो निश्चित रूप से ऐसे कब्जों को हटाने को प्राथमिकता दी जाएगी। सर, अन्य क्योंकि लगातार आपने बात की भ्रष्ट अधिकारियों की, आरोप बहुत लगते हैं वन विभाग में, उसके ऊपर क्या खास रहेगा? सर, मैंने आपसे कहा ना, मैंने कह दिया, आप वही सवाल पूछा, मैंने कहा पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अन्य विभागों में भी आपके पास है? तकनीकी शिक्षा में जहाँ तक मुझे मालूम हुआ कि तकनीकी शिक्षा में एडोकिज्म है, और रजिस्ट्रार और बड़े बड़े एचओडी के पदों पर, डायरेक्टर के पदों पर एडोक नियुक्तियाँ हैं, टेम्पररी व्यवस्था की गई है। पॉलिटेक्निक के लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा गया, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। जिम्मेदाराना पदों पर तत्काल नियमित नियुक्तियां करने के लिए मैंने निर्देश दिया कि ऐसे पदों को नियमित नियुक्तियों से भरना प्रारंभ किया जाए। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो वन विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह का कोई भी जो भ्रष्टाचार वन विभाग में नहीं देखा जाएगा, उसको लेकर पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, और आगे भी इस पर लगातार वो कदम बढ़ाते रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल बीते देर रात मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस बार जो है जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई, क्योंकि सैनिक कल्याण था, इस बार कृषि भी कृषि विभाग भी आपको दे दिया गया है। किस तरह से प्राथमिकताएं रहेंगी अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का और हमारे टीम के युवा कप्तान पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जहाँ उन्होंने मुझे मेरा पसंदीदा विभाग सैनिक कल्याण दिया, वहीं कृषि व ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग मुझको दिए हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना मेरी प्राथमिकता होगी। मोदी जी का जो कहना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम काम करेंगे। मोदी जी का कहना है कि कृषि में नई तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, हम उस दिशा में काम करेंगे। जो आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी करते हैं, उस सपने को हम साकार करेंगे। और 6 महीने के बाद जब आप मुझसे बातचीत करेंगे तो आपको इस दिशा में कुछ न कुछ नए काम नजर आएंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे उत्पाद जिनको उचित दाम न मिलने के कारण हमारा किसान परेशान रहता है, उनको उसका उचित दाम दिलवाना। और जो एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, जब पहाड़ों के अंदर हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करेंगे ताकि हमारे बच्चे की आजीविका इस खेती से हो सके। क्योंकि एक जब हम पढ़ते थे तो कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख दान, एक दोहा हम पढ़ा करते थे। तो हम उत्तम खेती के इसका दोहे को हम साकार करेंगे, दिशा में हम काम करेंगे।
साथ ही जो सैनिक कल्याण मंत्रालय है, मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम 2023 तक हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारा संकल्प है, चाहे हमें दिन रात काम करना पड़े, हम उसको पूरा करेंगे। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार जो है सभी मंत्री अपने 100 दिन के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके पेश करेंगे मुख्यमंत्री के सामने। उसको लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने जो हमें टास्क दिया है, 100 दिन के अंदर हम, चाहे सैनिक कल्याण की बात हो, चाहे ग्राम विकास की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, उस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। इस दिशा में हम काम करेंगे और एक सार्थक परिणाम 100 दिन के अंदर हम देंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनको जो विभाग दिए गए हैं उनके क्षेत्र में वो बढ़ चढ़कर काम करेंगे और जो 100 दिन का जो टारगेट दिया गया है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का मुख्यमंत्री ने, उसको भी कहीं ना कहीं 100 दिन के अंदर पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में इस बार कई नए चेहरे सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, उनको भी जगह मिली है। विभागों के बंटवारे हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, विभागों के बंटवारे हो गए हैं, इस बार कुछ खास जो विभाग हैं आपको दिए गए, परिवहन हो, समाज कल्याण हो, किस तरह से प्राथमिकताएं रहेंगी इसके ऊपर? समाज कल्याण एक ऐसा विभाग है जिससे हम अंतिम छोर पर व्यक्ति, जो बैठा व्यक्ति है, उसकी भी हम मदद कर सकते हैं। कई आयोग हैं, कई निगम हैं, कई बोर्ड हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी मेरे पास है। मैं समझता हूँ कि यदि योजनाओं को ढंग से, ईमानदारी से, समयबद्ध तरीके से अगर हम लागू करें तो समाज कल्याण विभाग का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। और जो परिवहन सेक्टर है, परिवहन भी बहुत बड़ा सेक्टर है, मगर रोडवेज का जो सेक्टर है वो घाटे में है। पिछली बार वेतन की दिक्कत हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपया वेतन के लिए जारी किया है। बैकलॉग हम ठीक कर रहे हैं। उनकी क्षमता के अनुसार कर्मचारियों को हम ऊर्जावान बनाकर रोडवेज का घाटा भी पूरी करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही जो विभाग है, समाज कल्याण हो या फिर परिवहन हो, कहीं ना कहीं विवादों से नाता रहा है, क्योंकि समाज कल्याण में छात्रवृत्ति घोटाला हो या फिर जो वेतन का परिवहन में हो, कि दोनों ही जो विभाग हैं उनमें घोटाले का या फिर तमाम तरह से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते रहे हैं। उसके ऊपर किस तरह का आपका रोड मैप रहेगा सर? मैं अभी विभाग की समीक्षा करूंगा और जो ये पुराने मामले हैं उनका परीक्षण कराऊंगा। परीक्षण करने में अगर कोई कोताही बरती होगी तो पुनः जांच भी कराऊंगा। इसलिए उसी में उलझने की आवश्यकता भी नहीं है। 32 विभाग समाज कल्याण के अंदर है और क्योंकि छात्रवृत्ति का घोटाला से गरीब व्यक्ति की बहुत नुकसान हुआ है और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का इसमें नुकसान हुआ है। अब चूंकि मैं आ गया हूं, अब इस नुकसान की भरपाई करूंगा। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोनों ही विभाग उनको दिए गए हैं, उनका इस बार जो है जो भ्रष्टाचार हो या किसी भी चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करेंगे और समीक्षा करेंगे कि कहीं भी किस तरह का कोई मामला ना हो। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।